द साइकोलॉजी ऑफ मनी, चैप्टर 19। अब सब साथ में। हमने अपने धन के मनोविज्ञान के बारे में क्या सीखा? बधाई हो, आप अब तक पढ़ रहे हैं। अब समय है उन चीज़ों को साथ पिरोने का जो हमने अब तक सीखा। यह अध्ययन एक सारांश की तरह है, कुछ छोटे और कार्यवाही योग्य पाठ जो आपको बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में सहायता कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक टेडिस्ट के अपॉइंटमेंट के बारे में एक कहानी सुनाना चाहूँगा जो बुरी तरह से गड़बड़ हो गया। यह हमें इस बारे में महत्वपूर्ण सीख दे सकता है कि धन संपत्ति के प्रबंधन को लेकर सलाह देने के क्या खतरे हो सकते हैं। क्लैरेंस ह्यूजेस 1931 में डेंटिस्ट के पास गए। उनके मुंह में बेतहाशा दर्द था। उनके डेंटिस्ट ने उन्हें दर्द कम करने के लिए एनास्थेसिया दे दिया। घंटों बाद जब क्लैरेंस जागे तो उनके 16 दांत और टॉन्सिल्स जा चुके थे। और फिर सब गलत हो गया। एक सुबह बाद सर्जरी की जटिलताओं के कारण क्लैरेंस की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी ने डेंटिस्ट पर मुकदमा दायर कर दिया, लेकिन इसलिए नहीं कि सर्जरी में गड़बड़ी हुई। 1931 में हर सर्जरी में जान जाने की जोखिम रहता था। उनकी पत्नी के अनुसार क्लैरेंस ने कभी भी सर्जरी के लिए सहमति नहीं दी थी और अगर उनसे पूछा गया होता तो भी वे नहीं देते। यह मामला अदालत में चला गया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। 1931 में डॉक्टर और मरीज के बीच सहमति इतनी पारदर्शी नहीं थी। एक अदालत में संक्षिप्त करते हुए कहा कि डॉक्टरों को सर्वश्रेष्ठ मेडिकल निर्णय लेने की स्वतंत्रता की आवश्यकता है। इसके बिना हम विज्ञान की उन्नति का लाभ नहीं उठा सकते। अधिकांश इतिहास में एक डॉक्टर का लोकाचार मरीज को ठीक करना होता था। डॉक्टर जे कैटज ने अपनी किताब द साइलेंट वर्ल्ड बिटवीन डॉक्टर एंड पेशेंट में इस दर्शन शास्त्र के बारे में लिखा। डॉक्टर को लगता था कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए वे अपने मरीजों की शारीरिक और भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बाध्य थे, और वह भी अपने प्राधिकार में इलाज संबंधी निर्णय लेते हुए मरीजों से परामर्श किए बिना। यह धारणा कि मरीजों को भी डॉक्टरों के साथ मिलकर निर्णय लेने का अधिकार हो सकता है, यह कभी भी औषधि के लोकाचार का भाग नहीं था। इसमें कोई अहंकार या द्वेष नहीं था। यह दो बिंदुओं की अवधारणा थी। हर मरीज अच्छा होना चाहता है। उनके इलाज का एक ही वैश्विक और सही तरीका है। अगर आप इन दो बातों में विश्वास रखते हैं तो मरीजों की सम्मति न लेने का मतलब समझ में आता है। लेकिन औषधि इस तरह की नहीं चलती। पिछले 50 वर्षों में मेडिकल स्कूल धीरे धीरे बीमारी का इलाज करने में मरीजों का इलाज करने की ओर रुख कर चुके हैं, जिसका मतलब था इलाज की योजनाओं से विकल्प तैयार करना और फिर मरीजों को उनमें से सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनने देना। इस प्रचलन का एक कारण मरीज संरक्षण नियम थे और एक अन्य कारण
कैटज की प्रभावशाली किताब, जिसके अनुसार औषधि में क्या उचित है, इस बारे में मरीजों के मत बहुत भिन्न होते हैं, इसलिए उनके विचारों को ध्यान में रखना आवश्यक है। कैटज ने लिखा, यह मान लेना बहुत ही खतरनाक मूर्खता है कि अपनी कला और विज्ञान के अभ्यास में चिकित्सा अपनी नेकनियति और सही विकल्प चुनने की अपनी योग्यता पर निर्भर कर सकते हैं। यह इतना आसान नहीं है। औषधि एक जटिल पेशा है और डॉक्टरों पर एवं मरीजों के बीच का परस्पर विचार विमर्श भी जटिल होता है। वह आखिर पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। औषधि एक जटिल पेशा है और डॉक्टरों एवं मरीजों के बीच का परस्पर विचार विमर्श भी जटिल होता है। क्या आप जानते हैं कि कौन सा पेशा है जो इसके समान है? वित्तीय सलाह। मैं आपको नहीं बता सकता कि आपको अपने पैसों के साथ क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको नहीं जानता। मैं नहीं जानता कि आपको क्या चाहिए। मैं यह भी नहीं जानता कि आपको यह कब चाहिए, और मैं यह भी नहीं जानता कि आपको यह क्यों चाहिए। इसलिए मैं आपको यह नहीं बताऊंगा कि आपको अपने पैसों के साथ क्या करना चाहिए। मैं आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता जैसा उस डेंटिस्ट ने क्लैरेंस हुजेस के साथ किया। लेकिन निसंदेह रूप से डॉक्टर और डेंटिस्ट अयोग्य नहीं होते। उनके पास ज्ञान होता है। वे संयोगानुपात को समझते हैं। वे जानते हैं कि क्या काम करता है। तब भी जब मरीज उनके लिए कौन सा इलाज सही है, इस बारे में अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। वित्तीय सलाहकार भी इसी तरह होते हैं। धन संपत्ति को लेकर कुछ वैश्विक तथ्य होते हैं। तब भी अगर लोग इस बारे में अलग अलग निष्कर्ष निकाले कि उन तथ्यों को अपने धन पर कैसे लागू किया जाए, इसे ध्यान में रखकर आइए कुछ ऐसी छोटी अनुशंसाओं को देखते हैं जो आपको अपने धन के साथ बेहतर निर्णय लेने में सहायता कर सकती है। सब अच्छा होने पर विनम्रता और खराब होने पर क्षमा दया ढूंढने का जितना हो सके उतना प्रयास करें। सब अच्छा होने पर विनम्रता और खराब होने पर क्षमा दया भाव ढूंढने का जितना हो सके उतना प्रयास करें, क्योंकि कुछ भी इतना अच्छा या खराब नहीं होता जितना दिखाई देता है। संसार बड़ा और जटिल है। भाग्य और जोखिम दोनों ही वास्तविक और पहचानने में कठिन है। खुद को और दूसरों को आंकते हुए यह ध्यान में रखिए, भाग्य और जोखिम की ताकत का आदर कीजिए और आपके ऐसी चीजें पर ध्यान देने की संभावना की अधिक होगी कि आपके नियंत्रण में हो। साथ ही आपका ही सही प्रेरणा स्रोत व्यक्ति को ढूंढने की संभावना भी अधिक होगी। कम अहंकार अधिक संपत्ति। कम अहंकार अधिक संपत्ति। पैसों की बचत करके अहंकार और आय के बीच का अंतर। अगर संपत्ति वह है जो दिखाई नहीं देती, इसलिए संपत्ति का निर्माण जो आप आज खरीद सकते हैं, उसकी चाह को दबाकर किया जाता है ताकि आपके पास भविष्य में अधिक चीजें या विकल्प हो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हैं, जब तक आप इस पर लगाम नहीं लगाते कि आप आज अपने पैसों के साथ कितनी पेश करते हैं, आप संपत्ति का निर्माण नहीं कर सकते। अपनी धन संपत्ति का प्रबंधन इस तरह करें कि आप रात में चैन की नींद सो सके। अपनी धन संपत्ति का प्रबंधन इस तरह कीजिए कि आप रात में चैन की नींद सो सके। यह कहना इससे अलग है कि आपको सर्वांगीण प्रतिफल कमाने का लक्ष्य रखना चाहिए या अपनी आय का एक नियत प्रतिफल बचाना चाहिए। कुछ लोग तब तक चैन से नहीं सोएंगे जब तक वे
सर्वाधिक प्रतिफल न जमा करे हो। दूसरे तभी तृप्त अनुभव करेंगे अगर उन्होंने रूढ़िवादी रूप से निवेश किया हो। हर किसी का अपना ही ढंग होता है, क्योंकि क्या इससे मुझे रात में अच्छी नींद आएगी का आधार सभी वित्तीय निर्णय के लिए सर्वश्रेष्ठ सर्वालोकन दिशा निर्देश पट्ट है। यदि आप एक निवेशक के रूप में सफल होना चाहते हैं तो सबसे शक्तिशाली चीज जो आप कर सकते हैं वह अपनी समय परिधि को बढ़ाना। यदि आप एक अच्छे निवेशक के रूप में सफल होना चाहते हैं तो सबसे शक्तिशाली चीज जो आप कर सकते हैं वह है अपनी समय परिधि को बढ़ाना। निवेश में समय सबसे शक्तिशाली बल है। यह छोटी चीज में वृद्धि कर उन्हें बड़ा कर देता है और बड़ी गलतियों को धुंधला कर देता है। यह भाग्य और जोखिम को निष्प्रभावित नहीं कर सकता, लेकिन यह नतीजों को उस दिशा में मोड़ देता है जिसके लोग प्रातः होते हैं। बहुत सी चीजें के लिए गलत हो जाने का स्वीकारना सीखिए। बहुत सी चीजों के लिए गलत हो जाने को स्वीकारना सीखिए। आप सीधे से अधिक बार गलत हो सकते हैं और फिर भी विपुल संपत्ति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि न्यून संख्या में कुछ चीजें अधिकांश परिणामों का कारण होती है। आप चाहे अपने पैसों के साथ कुछ भी कर रहे हो, आपको बहुत सी चीजों के काम न करने पर संतोष करना होगा। संसार ऐसा ही है, इसलिए आपको अपनी उपलब्धियों का आकलन करने पूरे पोर्टफोलियो की ओर देखकर करना चाहिए, न कि अलग अलग निवेशों के आधार पर। बड़ी मात्रा में खराब निवेशक और कुछ एक उत्कृष्ट निवेशक होने में कोई बुराई नहीं। आमतौर पर यह सर्वश्रेष्ठ परिदृश्य होता है। अपने काम का आकलन करते समय अपने अलग अलग निवेश पर ध्यान केंद्रित करने से विजेता वास्तविकता से अधिक मेधावी नजर आते हैं और हारने वाले अधिक खेच नजर आते हैं, जितना उन्हें होना चाहिए। संपत्ति का प्रयोग अपने समय पर नियंत्रण के लिए कीजिए। संपत्ति का प्रयोग अपने समय पर नियंत्रण के लिए कीजिए, क्योंकि अपने समय पर नियंत्रण न होना खुशी के लिए एक शक्तिशाली और सर्वांगीण अवरोधन है। आप जो करना चाहे, जब करना चाहे, जिसके साथ करना चाहे, जब तक करना चाहे, इसकी क्षमता वित्त में मौजूद अधिकतम लाभांश प्रदान करती है। कम दिखावटी और अधिक अच्छे बनिए। कम दिखावटी और अधिक अच्छे बनिए। कोई भी आपकी जायदाद से इतना प्रभावित नहीं होता जितना आप खुद होते हैं। आप सोचते हैं कि आपको एक महंगी कार और बढ़िया गाड़ी की जरूरत है, लेकिन संभवतः जो आपको चाहिए वह सम्मान और प्रशंसा और उन्हें प्राप्त करने की अधिक संभावना दया और विनम्रता के बजाय हॉर्स पावर का काम क्रोध है। बचत कीजिए, बस बचत कीजिए। आपको बचत के लिए किसी विशेष कारण की आवश्यकता नहीं। कार, अग्रिम भुगतान या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए बचत करना अच्छा है, लेकिन उन चीज़ों के लिए बचत करना, उन्हें परिभाषित करना या जिनका अनुमान लगाना असंभव है। बचत करने के सबसे अच्छे कारणों में से एक है हर किसी का जीवन अप्रत्याशित चीज़ों का एक जंजीर है। बिना किसी विशेष उद्देश्य के की गई बचत जीवन की निश्चित अप्रत्याशाओं के विरुद्ध ढाल होती है। सफलता के मूल्य को परिभाषित करें और फिर उसे चुकाने के लिए तैयार रहें। सफलता के मूल्य को परिभाषित करें और फिर उसे चुकाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि कोई भी
लाभप्रद चीज मुफ्त में नहीं मिलती। और याद रखिए, अधिकतर वित्तीय मूल्यों पर प्रत्यक्ष प्राइस टैग नहीं होता। अनिश्चितता, दुविधा और पछतावा वित्त की दुनिया में आम मूल्य है और वे अक्सर चुकाने योग्य होते हैं, लेकिन आपको उन्हें जुर्माने के बजाय सजा जिससे बचा जाए शुल्क के रूप में देखना चाहिए, बदले में कुछ अच्छा पाने के लिए चुकाने लायक मूल्य। त्रुटि के स्थान की आराधना करें। त्रुटि के स्थान की आराधना करें। भविष्य में क्या हो सकता है और आप अच्छा प्रदर्शन करने के लिए क्या होते देखना चाहते हैं। इसके बीच का अंतर आपको सहनशीलता प्रदान करता है और सहनशीलता समय के साथ कंपाउंडिंग की जादुई बना देती है। त्रुटि के लिए स्थान अक्सर रूढ़िवादी बचाव के जैसा नजर आ सकता है, लेकिन अगर यह खेल में बनाए रहता है तो यह आप वापस अपने मूल्य का कई गुना भुगतान कर सकता है। वित्तीय निर्णयों की चरम सीमाओं से बचे। वित्तीय निर्णयों की चरम सीमाओं से बचे। समय के साथ हर किसी के लक्ष्य और कामनाएं बदल जाते हैं और जितने चरम आपके अतीत के निर्णय होंगे, आगे बढ़ने पर उतने ही अधिक आपको उन पर पछतावा होगा। आपको जोखिम को पसंद करना चाहिए क्योंकि यह हर समय के साथ प्रतिफल प्रदान करता है। आपको जोखिम को पसंद करना चाहिए क्योंकि यह समय के साथ प्रतिफल प्रदान करता है, लेकिन आपको विनाशकारी जोखिम से बचना चाहिए क्योंकि यह आपको भविष्य में वे जोखिम लेने से रोकता है जो अच्छा प्रतिफल चुका सके। जो खेल आप खेल रहे हैं उसे परिभाषित करें। जो खेल आप खेल रहे हैं उसे परिभाषित करें और ध्यान रखें कि आपका व्यवहार उन लोगों से प्रभावित न हो जो आपसे अलग खेल खेल रहे हैं। अव्यवस्था का आदर करें। होशियार, जानकार और तर्कसंगत लोग वित्त में एक दूसरे से असहमत हो सकते हैं क्योंकि लोगों के लक्ष्य और कामनाएं एक दूसरे से अत्यंत अलग होते हैं क्योंकि एकमात्र सही उत्तर नहीं होता, बस वही आपके लिए काम करता है। जब मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे लिए क्या काम करता है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे लिए क्या काम करता है।